मॉर्निंग। जैसा कि आज हमारी दूसरी क्लास है, तो उसमें आज हम क्या पढ़ेंगे? व्याकरण। व्याकरण में क्या पढ़ेंगे बेटा? संज्ञा। संज्ञा किसे कहेंगे? भाषा में संज्ञा को नाम नाम भी कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, भाव आदि का नाम भी उसकी संज्ञा कहलाती है, जिसके जिससे उसकी क्या होती है? पहचान बनती है। साफ और स्पष्ट शब्दों में ये कहा जाए तो भाषा नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब जो पूरे भी यूनिवर्स में जिस किसी का नाम है, तो उसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। जैसे फॉर द एग्ज़ाम्पल, मोहन स्कूल जा रहा है, आम में मिठास है। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा, पांचवा है भाववाचक संज्ञा। अब बात करते हैं पहले। फर्स्ट जो होता है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जो शब्द किसी स्थान, व्यक्ति, वस्तु आदि का बोध कराती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। फिर से एक बार देखते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जो शब्द किसी स्थान, कोई भी प्लेस हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो आदि का बोध कराती है, इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देशों के नाम। देशों के नाम में कोई भी देश के नाम आ सकते हैं, जैसे भारत, श्रीलंका, जापान, चीन, नेपाल। और नदियों के नाम को अगर ले लें, गंगा, यमुना, सरस्वती। व्यक्तियों का नाम अगर ले लें, राम, श्याम, सीता, गीता, मीता, रीता। शहरों के नाम ले लें तो ग्वालियर, भोपाल, नेपाल, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। पुस्तकों के नाम अगर देखें, रामायण, महाभारत, गीता। इस तरीके से ये हमारे एग्जाम्पल हो गए व्यक्तिवाचक संज्ञा के। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जिसे हमारे किसी वस्तु की जाति का बोध, व्यक्ति या वस्तु की जाति का बोध होता है। मतलब जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है। जैसे मनुष्य। मनुष्य में लड़का भी आता है, लड़की भी आता है, भाई भी आता है, बहन भी आता है, पिता भी, पति भी। एक इस तरीके से मनुष्य में सभी प्राणियों का हम कह सकते हैं। पशु पक्षी में गाय, घोड़ा, मोर। पशु पक्षी से ही अगर आप पशु पक्षी ही बोल देते हैं, तो उसमें सभी प्रकार के पशु पक्षी आ जाते हैं। वस्तुओं के नाम में जैसे घर, घड़ी, कुर्सी, मेज, टेबल। इस प्रकार से पदों या व्यक्तियों के नाम में, जैसे पद या व्यक्तियों के नाम में शिक्षक आ जाएगा, लेखक आ जाएगा, मंत्री आ जाएगा, उप मंत्री आ जाएगा, प्रधानमंत्री आ जाएगा। इस तरीके से कोई भी। अब द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा से उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, जिसे हम माप या तौल सकते हैं। इसे हम शॉर्ट टर्म में ये कह सकते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिसे हम नाप या तौल सकते हैं। दुनिया की जो भी वस्तुएं माप या तौली जा सकती हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा में रखा जाता है या रखा जा सकता है। उदाहरण जैसे वस्तुओं तथा खनिजों के नाम में लोहा को क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। चांदी को भी, सोना को भी, दूध को, पानी को, घी को, तेल को। इस तरीके से जो भी पदार्थ हम माप या तौल सकते हैं, वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। समूहवाचक संज्ञा क्या है? इस समूह से ही, नाम से ही पता चलता है, एक ग्रुप। एक ग्रुप है। समूहवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं या प्राणियों का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं या प्राणियों का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे समूह का मतलब सभी लोगों का एकत्रित होना। जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं या प्राणियों का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण से जैसे एग्जाम्पल में ले सकते हैं, व्यक्तियों का समूह। व्यक्तियों के समूह में पूरे परिवार के फैमिली मेंबर आ जाते हैं। संघ, सेना, झुंड। वस्तुओं के समूह में गुच्छा, पुंज, ढेर, श्रृंखला। अब पांचवें संज्ञा की बात आती है। हमारी पांचवी संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा उस नाम को कहते हैं जो किसी का भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध कराए। भाववाचक संज्ञा की गणना
नहीं कर सकते हैं, भाववाचक संज्ञा की गणना हम नहीं कर सकते हैं। जैसे क्रोध या लोभ की गणना कोई नहीं कर सकता, जैसे मोह लोभ की गणना कोई नहीं कर सकता। इस तरीके से हम यह कह सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती है। भाववाचक मतलब आपके भाव, जो किसी के भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध कराए, वो भाववाचक संज्ञा होता है। अब भाव में अगर बात करें तो जैसे क्रोध हो गया, क्रोध भी एक भाव होता है। लोभ, मोह, आनंद, खुशी, यौवन, धैर्य, वीरता, लिखाई, पढ़ाई, बुढ़ापा, इस तरीके से ये क्या है, हमारे भाव हैं। जैसे दुख का भाव होता है, हम खुश टाइम मतलब खुश होते हैं तो वो भाव होता है। आनंद का भाव होता है। इस तरीके से ये हमारे कुछ भाव होते हैं। ठीक है, तो ये आज की क्लास में संज्ञा हमारा समाप्त होता है। हमने आज क्या पढ़ा, संज्ञा में व्याकरण की क्लास में हमने संज्ञा पढ़ा और संज्ञा के प्रकार पढ़ा। संज्ञा मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा, पांचवा है भाववाचक संज्ञा। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, लिंग। लिंग मतलब जेंडर। हमारी हिंदी भाषा में लिंग जो होते हैं वो दो होते हैं, इस पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग किसे कहते हैं, जेंडर। संज्ञा के जिस शब्द से यह बोध हो कि वह संज्ञा स्त्री जाति की है या पुरुष जाति का है, तो इस विशेषता को लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग हमने जैसे आपसे चर्चा की, 2 प्रकार के लिंग वचन माने गए हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में क्या होगा, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, पुरुष जाति का बोध कराने वाली संज्ञा शब्दों को हम क्या कहेंगे, पुल्लिंग कहेंगे। जैसे मोहन खाना खाता है, इसमें जो मोहन है वो लड़का है, मोहन ये क्या है, मेल है। तो इससे किस जाति का बोध हुआ, पुल्लिंग जाति का बोध हुआ। तो इसलिए क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। अब स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग जाति का बोध कराने वाले संज्ञा को स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे सीता गाती है, रीता रोती है, तो इसमें सीता और रीता जो है वो क्या है, स्त्री जाति का बोध हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग कहेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा क्या, लिंग। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, वचन। वचन क्या है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, वचन। मतलब जिसमें एक या एक से अधिक का बोध हो उसे क्या कहेंगे, हम वचन कहते हैं। वचन हिंदी में मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। अब बात करते हैं एक वचन की। शब्द के जिस रूप में केवल एक का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे क्या, घोड़ा दौड़ता है, बालक पढ़ता है। घोड़ा दौड़ता है मतलब क्या है, घोड़ा एक ही है। बालक दौड़ता है, बालक सिर्फ एक लड़का है, एक बालक है, वो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। और घोड़ा क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। तो इससे हमें कितने वचन की नॉलेज हो रही है, इसमें हमें एक वचन की नॉलेज हो रही है। बहुवचन क्या है, शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे क्या हुआ, बालक पढ़ते हैं, बालक खेलते हैं, वह जाते हैं। अब इसमें हम देखें, वह जाते हैं, वह कौन जाते हैं, कितने जाते हैं, ये हमें कन्फर्म नहीं है, लेकिन वह का मतलब ही हो गया बहुवचन, मतलब बहुत सारे लोग जाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमारी हिंदी भाषा में वचन जो होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या, एक वचन, दूसरा क्या है, बहुवचन। ठीक है, एक वचन से आपको जैसे कि पता चल रहा है, एक जिसमें एक का बोध हो। बहुवचन में जिसमें क्या हो, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक का बोध हो उसे क्या कहेंगे, बहुवचन कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी वचन भी हमारा समाप्त हुआ। अब हम क्या पढ़ेंगे, कारक। क्या पढ़ेंगे, कारक। तो कारक में क्या है,
कारक किसे कहेंगे? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे क्या कहते हैं? हम कारक कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द आपस में संबंधित होते हैं। क्रिया के साथ संज्ञा का सीधा संबंध ही कारक है। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विभक्तियाँ कहते हैं। जैसे पेड़ पर फल लगते हैं, ये पेड़ कारकी पद है। पेड़ कैसा पद है? कारकी पद है। और पर कैसा है? कारक का सूचक है। कारक का सूचक चिन्ह तथा क्या है? विभक्ति है। हिंदी में कारक कितने माने जाते हैं? 8 माने गए हैं। जैसे पहला है कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान, छठा संबंध, सातवां अधिकरण, आठवां संबोधन। अब इसके लिए विभक्तियाँ भी होती हैं, तो हम क्रम से जानेंगे कि इसकी कौन सी विभक्ति होती है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, जब साधन और उपकरण के रूप में हो तो से के द्वारा उपयोग किया जाता है। संप्रदान को के लिए हेतु उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है। अपादान अलग होने के लिए, से अलग होने के अर्थ में अपादान का उपयोग होता है। संबंध का, की, के, री, रा, रे, इस तरीके से ये संबंध बताने के लिए विभक्ति का इस्तेमाल होता है। और जो सातवां है अधिकरण, अधिकरण में पर, संबोधन के लिए हे, भो, अरे, ओह, हाय, इस तरीके से के शब्द आते हैं। इससे आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे इनके उदाहरण और इसकी विस्तृत जानकारी, जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, इन सब के बारे में हम डिटेल में नॉलेज गेन करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरी आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी।